हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज का टर्न एक्टिव और पैसिव के कंबाइंड टेंसेस करने का। देखो, लास्ट क्लास में हमारे काफी कई लेक्चर्स हो चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, वॉइस के चैप्टर के। तो आज जो है हम एक्टिव के साथ साथ पैसिव वॉइस के टेंसेस भी शुरू करेंगे। देखो, हर टेंस की पहचान वही जो एक्टिव वॉइस में थी, पैसिव में वही होंगी। बस ये है कि एक्टिव में सारे सब पार्ट्स मिला करके 12 टेंस थे और पैसिव में ये केवल 8 होंगे। 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब ये कौन से टेंस होंगे, इनकी सारी जानकारी तुम्हें इसी चार्ट में मिलेगी। रिमेंबर वन थिंग, आज हम एक चार्ट बनाने वाले हैं जो एक्टिव और पैसिव दोनों में ही हेल्प करेगा। और पेपर में सीजीएल हो, सीपीओ हो, बैंक हो, आईएएस पीसीएस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कुछ भी हो, हर जगह पर ये चार्ट काम आने वाला है। तो मेरी सलाह है, ये जो आज चार्ट तुम्हें बनवा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स इनके भले ही तुम चैप्टर में करो जहां पर अपने नोट्स बना रहे, बट जो आज मैं चार्ट बनवा रहा हूँ, इस चार्ट को कोशिश करना कि अपनी नोटबुक के या तो स्टार्टिंग में या एंड में कहीं बनाना, ताकि तुम्हें चैप्टर के बीच में ना जाना पड़े इस चार्ट को देखने के लिए। इसे कॉपी के अपनी नोटबुक के एंड में बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी तुम्हारी चॉइस है। देखो, नोट्स तुम्हारे हैं, तुम्हें बनाने हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि नोट्स ऐसे हों कि पेपर में बुक्स के पीछे ना भागना पड़े। एक दिन पेपर है, अगले दिन पेपर है या 2 दिन बाद पेपर है, आपको क्या करना है, केवल और केवल अपनी नोटबुक उठाई, हल्का सा रिवीजन किया, थोड़ी बहुत बुक रिवाइज की और एग्जाम में जाकर के बैठे। इसकी बस आदत होनी चाहिए, सारे के सारी चीज़ें रिवाइज्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पेपर से 2 महीने पहले तैयारी शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय लीजिए अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, जैसे नॉर्मल क्लासेस होती हैं, 10th स्टैंडर्ड होता है, 11th होता है, 12th होता है, ग्रेजुएशन के 3 से 4 साल होते हैं। ठीक, तो जितना टाइम आप एक नॉर्मल पर्टिकुलर क्लास में देते हैं, उतना ही टाइम 8 से 10 महीने एक सब्जेक्ट को दीजिए, जिसमें कुछ बेसिक्स होते हैं 3 to 4 मंथ्स, और 3 to 4 मंथ्स या इससे थोड़ा ज़्यादा या इससे थोड़ा कम अपनी स्किल्स के हिसाब से थोड़ा एडवांस्ड हो जाता है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट्स पढ़ते हैं। तो दोनों ही तरह के बैचेस ज़रूर कीजिए, अपने टीचर्स से डिमांड कीजिए कि एडवांस बैचेस भी आपको पढ़ाएं, ताकि आपके जो टेस्ट्स हैं, जो प्रीवियस सेट्स हैं, वो भी कवर हों और आपको टाइम मैनेजमेंट आए। बेसिक कोर्स करने के बाद किसी को टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है ना। तो असली जो क्लासेस होती हैं, जो रियल क्लासेस होती है, वो प्रैक्टिस सेट्स की ही होती है। तो उसकी अपने टीचर से डिमांड कीजिए जिनके पास भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए खैर, तो एक्टिव पैसिव का अपना चार्ट शुरू करते हैं। अपनी नोटबुक उठाइए और उस पर 2 कॉलम बना लीजिए, एक एक्टिव का, एक्टिव वॉइस का, और एक पॉइंट होगा पैसिव वॉइस का। ये 2 कॉलम बनेंगे। ठीक है, याद करते चलेंगे साथ के साथ कुछ चीज़ें। ध्यान देना है किस बात का, कि पैसिव वॉइस में जो हम वर्ब रखते हैं, देखो हमारे पास हिंदी में सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है। जो भी वो वर्ब होती है वो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। ये बात आप पहले से रट के चलेंगे। जैसे प्रेजेंट में क्या याद किया हुआ था, फर्स्ट फॉर्म आती है। पास्ट में क्या याद किया हुआ था, सेकंड फॉर्म आती है। फ्यूचर में क्या याद किया हुआ था, विल शैल आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे ही पैसिव के साथ एक चीज याद करके चलेंगे कि बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव कभी भी नहीं बने। पहचान सेम रहेगी। अब इमेजिन करो, जो मेरा पहला रूल है चार्ट में, वो पहला रूल किसका है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल सभी जानते हो। उसमें क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। यही होता है ना। तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम। अब आपको इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो आपकी वर्ब थी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है, देखो पहचान इसकी यही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है इसकी पहचान है या ता है, ती है, ते है वगैरह, यही पहचान है। यही पहचान यहाँ भी है पैसिव में भी, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थर्ड फॉर्म जो है हमारा पैसिव तो बता देती है, लेकिन ये नहीं बताती कि इस सेंटेंस में लास्ट में है आया है, था आया है, या फिर गागी गे आया है। वो चीज़ हमें ज़रूर टैकल करनी है। तो मैंने तुम्हें कहा था कि बी वर्ब का ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं हम जहाँ पर हमारे पास वर्ब की कमी होती है। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी वर्ब की कमी पड़ रही है जो हमें है के बारे में बता सके कि सेंटेंस में है आया हुआ है। और है किससे दिखाते हो तुम, अगर तुम सही पहचान पा रहे हो तो बी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म वाला रूप है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। किसी भी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म वाला रूप होता है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कह के बुलाते हैं। ठीक है, तो बी का जो फर्स्ट फॉर्म का रूप है वो क्या है, इज आर एम। तो इज आर एम अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये हमें बता देगा कि ये प्रेजेंट का है। और थर्ड फॉर्म अगर हम पुट कर देते हैं तो ये बता देता है कि पैसिव है। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं। ठीक, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल समझते हैं, फिर मैं आगे बताऊंगा चीज़ों को। आज हमारे जो है 8 के 8 पैसिव होंगे। ठीक है, और सारे के सारे एक्टिव पैसिव साथ साथ डिस्कस करेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ आपके एक्टिव और पैसिव दोनों खत्म होंगे।
बिफोर स्टार्टिंग एक्टिव और पैसिव, अभी तो मैंने हल्का सा एक रूल ही लिखा है छोटा सा, मैं तुम्हें इसकी नीड बताता हूँ कि हम पैसिव वॉइस वाले टेंस क्यों सीखते हैं और क्यों मैं कहता हूँ कि पैसिव वॉइस सीखे बिना आप कंपटीशन क्लियर जनरली नहीं कर सकते, है ना। तुक्का लग जाए वो बात अलग है, लेकिन देखो कितनी नीड है, क्योंकि पैराग्राफ, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट सब में इसकी जरूरत पड़ती है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल है कि इमेजिन कीजिए कि कोई स्टूडेंट आकर के मुझे कहता है कि भाई मुझे बुलाया गया है, कोई पर्सन आया और मुझे आकर के कहता है, या ये तो परफेक्ट का हो जाएगा, एक सिंपल टेंस ले लेते हैं। सिंपल टेंस क्या है? आई हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और मैंने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प लगाई है, जो कि यहाँ पर है, दी गई है। तो इस वर्ब को तुम्हें पैसिव में बदलते टाइम किस में होगा? थर्ड फॉर्म में बदलना होगा, और इससे पहले इजारे में एक एक्स्ट्रा लगानी होगी, वो चीज़ कवर हो जाएगी। हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान रखो, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब एक्टिव वॉइस का आपका रूल होता है, तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। इसमें हम किसको टैकल कर रहे हैं? यहाँ पर जो हम सारे रूल करेंगे 20 के 20 टेंस के, हम किसको टैकल कर रहे हैं? हम केवल और केवल वर्ब को टैकल कर रहे हैं। इस वर्ब की जगह पे हम ये रूल पुट करते हैं, हर एक रूल से पहले, चाहे ये वर्ब है, इससे पहले ले लो और इसके बाद में ले लो, इसके पहले एक सब्जेक्ट और इसके बाद में एक एक ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। हमने जो ये इतना सा पोर्शन किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ये बीच की वर्ब का पोर्शन है, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का है। अच्छा, पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है? पैसिव वॉइस का रूल तुम सब जानते हो। पैसिव वॉइस का रूल होता है, सिंपली अगर मैं बताऊं, इसमें सबसे पहले तो आता है ऑब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, और फिर आता है जो सब्जेक्ट होता है वो बाय के साथ। अब इसमें जो बाय है, इस बाय का मीनिंग होता है से या के द्वारा। मोस्टली इसका जो मीनिंग होता है वो के द्वारा होता है, सब्जेक्ट के साथ ही जुड़ा रहता है, जैसे मेरे द्वारा, उसके द्वारा, उनके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, है ना। ऐसे ये वर्ड बाय जो है इसकी हिंदी होती है, ठीक। अब इसमें भी जो हमने ये रूल लिखा है, ये जो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ तक का ये रूल है, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये सिंपल वर्ब जो बीच का पोर्शन है इसको डिनोट कर रहा है। इस रूल के शुरू में जो ऑब्जेक्ट रहेगा ही, और इस रूल में वर्ब के बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट रहेगा ही, तो इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये हर टेंस में जनरली होते हैं। बस एक बात याद रखना, कभी कभार अगर वो तुम्हें सही से अच्छे से टेस्ट करना चाहेगा, तो मोस्टली तुम्हें क्या करेगा, वो बाय प्लस सब्जेक्ट देता नहीं है, वो वर्ब पे ला करके, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पे ला करके सेंटेंस खत्म कर देता है, ठीक। जैसे मान लो, अब फिर से आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे जो हमने लिखा था। अब इमेजिन करो तुम्हें इसको पैसिव में बदलना है, तो तुम क्या करोगे? ये जो ऑब्जेक्ट है ये सबसे पहले रखना होगा तुम्हें, ये देख ही रहे हो यहाँ पे, तो क्या करोगे? इसको ही बना देंगे हम, इसको शुरू में ही लिखेंगे। दूसरी बात, ये जो बीच में वर्ब आएगी इसे थोड़ी देर के लिए रहने दो, जो सब्जेक्ट है उसके बाय के साथ लास्ट में लिखो, यानी कि जो आई था इसको लास्ट में बाय के साथ लिखो, बाय मी। यहाँ तक की चीज कवर हुई। अब बीच में जो वर्ब है, जो तुम्हारी मेन वर्ब थी, अगर तुम पैसिव दिखाना चाहते हो सही में, तो तुम्हें अपनी वर्ब को हेल्प्ड, यानी कि थर्ड फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर है दिखाना है वर्ब में, तो है के लिए क्या करोगे? है के लिए इससे पहले एक इजारम वगैरह लगाना पड़ेगा, ताकि तुम्हें पता लगे कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ठीक। तो इसके लिए है के लिए क्या करूं? है के लिए मैं इजारम में से एक लगा दूंगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा, तो सेंटेंस इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब आती है नीड, कि पैसिव वॉइस के, ये तो सिंपल रूल को हमने प्रूफ किया है कि भाई ऐसे ही कन्वर्ट होता है। अब आती है नीड, कि हम एक्टिव पैसिव के जो टेंस हैं उसमें पैसिव वाले टेंस पे इतना जोर क्यों दें। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इमेजिन कीजिए आप घर के बाहर से आए हैं और अपनी मदर से आकर के क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रही हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसको सोचें कि आप इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे अपनी मदर से, अगर आप अपनी माँ से, अपनी मदर से, अपनी मम्मी से ये बात पूछते हैं तो। दूसरी बात, आप इस क्वेश्चन को ऐसे ना पूछ करके ऐसे ही पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है या क्या चल रहा है ना। व्हाट्स गोइंग ऑन, इस तरह से हम जनरली पूछते हैं, तो क्या चल रहा है, ठीक है। तो इनको अगर मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो,
तो मैं कैसे कन्वर्ट करूं? सिंपल कंटिन्यूअस के टेंसेस हैं क्योंकि तो मैं कंटिन्यूअस के रूल पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं इनको यहाँ पर डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, ये चीज है, यहां पर ये ऐसे आ जाएगी, व्हाट आर यू डूइंग। अब इसे अगर मैं इस सेंटेंस में करूं तो क्या चल रहा है? इसमें आपने कार्य करने वाले को मुख्य नहीं बनाया, यानी कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कार्य तो हो रहा है। तो इस कार्य के लिए आपने क्या किया? या तो कह दिया व्हाट्स बीइंग डन, व्हाट्स बीइंग डन। ये बीइंग डन वाला रूल अभी पढ़ाया नहीं है तो परेशान ना हो। हाँ, मोस्टली बच्चों ने इसके लिए भी सुना होगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना, ये भी होता है, ठीक है, इससे परेशान नहीं होना, ना ज्यादा सोचना है। व्हाट्स गोइंग ऑन इस तरह पूछता है। लेकिन अगर मैं ये स्ट्रक्चर देखूं तो ये पैसिव का है। अब बात यह है कि अगर आप अपनी मदर से पूछते हो कि क्या कर रही हो, तो उनका आंसर क्या आ सकता है? समझो इस बात को, उनका आंसर आ सकता है, पहले वाले का एग्जाम्पल का आंसर बता रहा हूँ, उनका आंसर आ सकता है, इमेजिन करिए बहुत बेसिक सा काम जो हमारी मदर जनरली हमारे लिए करती ही है। हम कह देते हैं कि माँ, हमारी मदर हमारी आंसर दे रही है कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। एक तो वो ये कह सकती है, लेकिन सोचो अगर तुमने क्वेश्चन ऐसे ना पूछ करके इस तरीके से पूछा हो कि क्या हो रहा है या क्या चल रहा है, तो आपकी मदर क्या आंसर दे सकती है कि खाना बन रहा है। बहुत बेसिक से सेंटेंस है, ठीक है, खाना बन रहा है, ठीक। तो अब दोनों ही चीजें, खाना बन रहा है कह लो या मैं खाना बना रही है कह लो, दोनों में तुम्हें डिफरेंस नजर आ गया होगा। एक में कार्य करने वाला सेंटेंस में मौजूद है, एक में कार्य तो है, खाना तो बन रहा है, कार्य तो हो रहा है, लेकिन कार्य को करने वाला मौजूद नहीं है। और जिस सेंटेंस में कार्य को मुख्यता दी जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट को मुख्यता दी जाए, तो वो पैसिव वॉइस होता है। अब तुम खुद कहोगे कि यार ये तो बहुत जनरल सेंटेंस है जो हम अपनी स्पीकिंग में बोलते हैं, तो खाना बन रहा है को इंग्लिश में कैसे बनाओ? सोचो, विचार करो और बताओ। पहला सेंटेंस है मैं खाना बना रही हूँ, जो कि सिंपली ज्यादातर बच्चे बता ही देंगे, आई एम प्रिपेयरिंग या कुकिंग या मेकिंग, कुछ भी कह सकते हैं, फूड, ये बोल दिया। अब दूसरी चीज क्या है, जो ये वाला सेंटेंस है दूसरा, खाना बन रहा है, इसे कैसे बनाएंगे? तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। अब कुछ बच्चों ने तो इस बात का अंदाजा लगा लिया होगा कि हाँ ये कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन जो बच्चे अंदाजा नहीं लगा पाए, इसका मतलब पैसिव में गड़बड़ है। और अगर पैसिव में गड़बड़ है तो आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव नहीं होगी। जिस फ्लुएंसी से, जिस आसानी से आप किसी चीज को कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, पैसेज वगैरह क्लियर कर पाते हैं, टाइम मैनेज कर पाते हैं, वो फ्लुएंसी नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत से बच्चों से पीछे रह जाएंगे। इसी कारण से पैसिव जरूरी होता है। एक और बहुत कॉमन सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जिससे तुम्हें और पता लगेगा कि भाई पैसिव की नीड क्या है। वैसे ये सब चीजें मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूँ, वो इसके चैप्टर में फिर से बता देता हूँ एक बार। जैसे एक एग्जाम्पल है कि आप किसी से जाकर के कहते हैं कि एसएससी ने या एयरफोर्स ने या यूपीएससी ने रिजल्ट घोषित कर दिया है या रिजल्ट निकाल दिया है ना? घोषित करना, डिक्लेयर करना होता है, कर दिया है। एक तो सेंटेंस ये है, ठीक है, इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और एक सेंटेंस है रिजल्ट आ गया है। आप मोस्टली आपस में किस तरह से बात करते हैं? रिजल्ट आ गया है या रिजल्ट घोषित हो गया है। अब तुम खुद भी अपनी लैंग्वेज में देखो तो तुम कहोगे कि यार ये मोस्टली सेकंड वाला सेंटेंस हम ज्यादा अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं। अब इसमें यहाँ पर नोटिस करो कि रिजल्ट होता है कार्य, कोई कार्य हुआ है, लेकिन कार्य को करने वाला सेंटेंस में मौजूद नहीं है। और जो ऊपर सेंटेंस है इसमें कार्य को करने वाला मौजूद है। तो जब कार्य को करने वाला ही सेंटेंस में मौजूद हो और वो मुख्य हो, ठीक है, द्वारा नहीं होना चाहिए कार्य करने वाले के साथ, द्वारा होगा तो पैसिव होगा। तो नॉर्मली सब्जेक्ट आया है और उसको मुख्यता दी गई है तो वो एक्टिव वॉइस है, तो इसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा? एसएससी हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट, है ना? ये तो बेसिक सा सेंटेंस हो गया। अब रिजल्ट आ गया है, को इंग्लिश में कैसे बनाओगे? तो ये हो जाएगा द रिजल्ट, द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड। अब अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है कि ये स्ट्रक्चर कैसे कवर किया गया, हैज बीन डिक्लेयर्ड, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं पता है तो इसका मतलब आपको पैसिव सीखने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और पैसिव जब सीख जाओगे तो उसके बाद तुम्हें फ्लुएंसी में खुद ही
ना अंतर महसूस होगा। जैसे इंटरव्यूज होते हैं, नॉर्मल हम बातें करते हैं, कहीं पर भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, इन्हीं चीज़ों की वजह से सेंटेंस में फ्लुएंसी खराब हो जाती है। और नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि सामने वाला हमें थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट या हमें जज करना शुरू कर देता है कि यार इनको कुछ नहीं आता है, ऐसे इधर उधर से सीखे हुए हैं थोड़ा बहुत, वो सेंटेंस रट करके आए हैं, वही हमसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमारा इंटरव्यूज़ में और अदर प्लेसेस पर भी इंप्रेशन खराब होता है। तो ये ना हो, इसके लिए एक्टिव पैसिव सीखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो नीड मैंने तुम्हें बता दी कि एक्टिव पैसिव की आपकी रियल लाइफ में क्या ज़रूरत है। एक्टिव पैसिव का हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला टेंस भी किया है। इसमें हमने क्या किया है, एक एक्टिव और पैसिव का एक सेंटेंस भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पास्ट वाले के साथ। ठीक है, ये तो हुआ हमारा प्रेजेंट का पहला रूल। अब आता है सेकंड, हमारा पास्ट इंडेफिनिट का रूल। ठीक है, नेगेटिव के लिए परेशान ना हो, इंटेरोगेटिव के लिए परेशान ना हो। एक बार मैं समझा देता हूँ नेगेटिव इंटेरोगेटिव को भी कैसे होगा। देखो, बेसिक सी चीज समझो। आपने अभी याद किया, पास्ट का करने से पहले मैं इसी के साथ में समझा देता हूँ। देखो, सोचो तुम्हारे सामने एक सेंटेंस है, ही डज नॉट हेल्प मी। ठीक है, यहां पर तुमने डज नॉट हेल्प मी लिखा, और इसी को तुम नेवर में बना सकते हो, ही नेवर हेल्प्स मी। इन दोनों सेंटेंस में एक में नेवर आया है, एक में नोट आया है। ठीक है, और नेवर नोट की दोनों की ही नीड क्या होती है कि ये मेन वर्ब से पहले आते हैं, नोट हेल्पिंग वर्ब से बाद में भी आता है। ठीक है, नेवर के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। अब जरा ध्यान दो, जब इसे कन्वर्ट करोगे तुम पैसिव वॉइस में, दोनों का एक ही सेंटेंस बनेगा। क्यों बनेगा समझो। देखो, सबसे पहले तुम्हें ऑब्जेक्ट रखना है, जो मी था उसे शुरू में ले आओ, आई। ठीक, और जो तुम्हारा सब्जेक्ट था ही, इसको बाय प्लस सब्जेक्ट करके एंड में ले आओ। क्या हो जाएगा ये, बाय हिम। जो तुम्हारी वर्ब है, अगला स्टेप ये है कि उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, हेल्प्ड हो गया। ठीक है, और आई के साथ इजारम में से एक आ गया, तो इजारम भी हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो गई। अब नोट या नेवर की नीड क्या होती है, नोट हो या तुम्हारा नेवर हो, इन दोनों की नीड क्या है कि दोनों की दोनों ही चीजें यहाँ पर मेन वर्ब से पहले प्लेस की जाएंगी। अब जब ये मेन वर्ब से पहले प्लेस की जाएंगी तो मेन वर्ब हमारी यहाँ है, तो दैट सिंपली मीन्स कि तुम्हारा नोट आए या नेवर आए, दोनों के दोनों यहाँ पर आराम से प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस में कुछ भी हो, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आ जाएगा। सेंटेंस क्या बन गया, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हिम, मेरी सहायता उसके द्वारा नहीं की जाती है, और आई एम नेवर हेल्प्ड बाय हिम, इसमें क्या हो जाएगा कि मेरी सहायता उसके द्वारा कभी नहीं की जाती। तो दोनों हिंदी आराम से हो जाएंगी। तो नोट या नेवर हो, कुछ भी हो, परेशान नहीं होना। अगर मैं सिंपली कहूंगा कि अगर आपको केवल और केवल एक्टिव वॉइस के टेंसेस भी याद हैं, ठीक है, जो हमने 12 टेंस पिछली क्लासेस में किए हैं, उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सब अच्छे से याद हैं, तो आपको पैसिव में भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल एक ही बात कहूंगा कि केवल अफर्मेटिव का रूल याद करके चलो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव इतना परेशान नहीं करते हैं अगर तुमने अच्छे से एक्टिव वॉइस में प्रैक्टिस की है तो। ठीक है, चलो अब मैं इस सबको इरेज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं सेकंड रूल के साथ, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का रूल है। ठीक है, चलो प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट पर, दैट मीन्स अपने इस चार्ट के सेकंड रूल पर। सेकंड रूल क्या कहेगा, पास्ट इंडेफिनिट का रूल तुम सब जानते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपकी जो मेन वर्ब थी उसको आपको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव हो ही नहीं सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि थर्ड फॉर्म पैसिव तो बता रहा है, लेकिन ये था नहीं बता रहा कि था को कैसे डिनोट करेंगे। तो था को डिनोट करने के लिए फिर से वही चीज, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ये मैंने पहली क्लासेस में बताया था तुम्हें वॉइस की, कि बी वर्ब को कैसे यूज करते हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि 20 टेंस कराऊंगा मैं एक्टिव पैसिव में, और सब में ये बात प्रूफ करूंगा कि बी का यूज कहाँ पर होता है, खासकर जहां पर एडजस्टमेंट करनी होती है, वर्ब की कमी हो जाती है, किसी वजह से मिसिंग हो जाती है वर्ब, तो वहां पर हम ये काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका वाज पर, बी की सेकंड फॉर्म। ठीक है, नोट या नेवर आना होगा, फिर से वही चीज मेन वर्ब से पहले रख देंगे नोट या नेवर को। अब बात आती है तुम्हारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल बता दो जल्दी से, क्या था। एक्टिव वॉइस तुम सब पढ़ चुके हो अच्छे से। क्या रूल है, विल या शैल आता है और उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वाला रूल था। इससे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा ही, परेशान नहीं हो, उन चीज़ों को ज़्यादा नहीं सोचा करते। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दो। अब जो तुम्हारी ये मेन वर्ब थी, इसको तुम्हें कहाँ कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, ये तुम्हारी मजबूरी है कि मेन वर्ब को थर्ड में बदलना ही है। कितने भी पैसिव वॉइस के रूल देख लेना, बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। ये खाली टेंस में नहीं, टेंस से अलग भी जो रूल्स हैं पैसिव वॉइस में, उन सब में भी यही रूल अप्लाई होगा। थर्ड फॉर्म पहचान है पैसिव वॉइस की। ठीक, अब आता है कि गागी गे कैसे शो करूं। तो गागी गे तो आपका विल शैल से ही शो होता है, तो हम विल शैल रख देंगे। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि विल शैल के बाद आप थर्ड फॉर्म नहीं रख सकते। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद क्या रूल होता है कि आपको फर्स्ट फॉर्म रखनी है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, ऐसे केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की कमी हो गई। कमी के लिए फिर से एडजस्टमेंट। अब ये प्रेजेंट टेंस तो है नहीं कि मैं इजारा में लगा दूं, तो बचा क्या मेरे पास, फिर बचा खुद में बी। टू बी वर्ब जो थी, तो वहां पर ऐसे में, क्योंकि बी भी खुद में फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वहां पर बी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा रूल क्या हो गया, विल या शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तब जाकर के पैसिव वॉइस बना। जैसे एक एग्जाम्पल भी देख लो सिंपली, कि आई विल या आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा। इससे परेशान नहीं होना कि मैंने आई के साथ विल लगा दिया, सारी डिटेल्स बता चुका हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट पहले लाओ, जो सब्जेक्ट है उसको बाद में ले जाओ, जो तुम्हारी मेन वर्ब है उसे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, हेल्प्ड हो जाएगा। अब विल या शैल तो रहेगा ही रहेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म की कमी हो गई, तो यहाँ पर किससे पूर्ति करोगे, बी से, तब जाकर के तुम्हारा रूल कवर हो गया। तो विल या शैल के बाद बी लगाया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। ठीक तब जाकर के फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है। और विल शैल के तुरंत बाद सीधी फर्स्ट फॉर्म है, हमें किसी और वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो एक्टिव वॉइस है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जिसको भी लिखना हो इस एग्जाम्पल को पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4। यहाँ पर हमारे 3 टेंस कवर हो चुके हैं। ठीक है, एक्टिव और पैसिव दोनों में। अब आता है फोर्थ टेंस आपका। फोर्थ टेंस क्या है, फोर्थ टेंस है कंटिन्यूअस वाले टेंसेस। इंडेफिनिट तीनों कवर हो गए। अब आता है फोर्थ टेंस। इस चार्ट को मैं फिर से कह रहा हूँ अलग पेज पर बनाना, क्योंकि चार्ट काफी लंबा है, केवल टेंसेस ही नहीं है, वो इसके चैप्टर में भी बहुत कुछ है। ठीक है, टेंसेस से अलग भी बहुत रूल कराए जाएंगे। तो फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल है आपका कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यही तो रूल है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अगला रूल क्या कहता है, इसमें है के लिए तो आप इज आर एम लगा ही देंगे। ठीक, अब आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है उसको आपको मजबूरन थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये बात आपको ध्यान देनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि आपको कंटिन्यूटी तो आईएनजी से ही दिखानी है। अब वो आईएनजी की कंटिन्यूटी किससे दिखाओगे? अब मुझे एक बात बताओ, जब हम वर्ब एडजस्टमेंट करते हैं, वर्ब को एडजस्ट करते हैं, तो वहां बी वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो बी वर्ब का कौन सा ऐसा रूप है जिसमें हम आईएनजी लगा सकते हैं? तो तुम्हारा आंसर होगा कि खुद बी वर्ब है जिसमें हम आईएनजी लगा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इसमें बी के बाद आईएनजी एक्स्ट्रा आएगा, तो बीइंग बन जाएगा ये। तो ये सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट है, क्योंकि हमारे पास वर्ब की कमी है। ठीक है, इसलिए हमने बीइंग लगाया। अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हारे सामने इज आर एम आ जाए और उसके बाद सीधी थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। और अगर इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म के बीच में बीइंग एक्स्ट्रा आ जाए, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। बस इतना ही अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी तरह से पास्ट में आ जाओ। पास्ट में आपका कौन सा होगा, फिफ्थ रूल होगा। फिफ्थ रूल क्या है, तुम खुद से बताओ कि पास्ट का आपका कंटिन्यूअस क्या होता है, इज आर एम की जगह वॉज वर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब प्रॉब्लम फिर से वही है कि आपकी जो आईएनजी वर्ब थी, इसको तो बदलना पड़ेगा किसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये तो आपकी मजबूरी है। और वाज वर्ब की जगह वाज वर्ब रख दो, चलो ठीक है। लेकिन अब आईएनजी की पूर्ति किससे करूं, वर्ब की तो कमी हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वहां पर हमें एक्स्ट्रा एक वर्ब एडजस्ट करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं बीइंग। ठीक है, चलो, तो ये हुआ तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका सिक्स्थ वाला जो सेंटेंस होगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस का रूल कौन बता रहा है, जल्दी से बताओ। सबसे पहले आता है विल या शैल। देखो सब्जेक्ट होता है शुरू में, उसे रटने की जरूरत नहीं है, बार बार नहीं बोलना। 12th के 10th के स्टैंडर्ड के रट्टू पोपट की तरह से, उस बच्चे की तरह से मैं तुम्हें नहीं चाहती, कंपटीशन के स्टूडेंट्स हो तुम। ठीक है, विल शैल के बाद आ जाएगा
आपकी आईएनजी आएगी, लेकिन लेकिन विल शैल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पर हमने बी को एडजस्ट किया था। ये बात तो सभी को पता होगी कि यहाँ पर हम विल शैल के बाद बी लगाने के बाद तब आईएनजी लगाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो आईएनजी है यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, ये चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पर फ्यूचर के लिए तो विल शैल जरूरी होगा, विल या शैल हमने लगा दिया, ठीक। अब विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म भी जरूर आनी चाहिए, तो हमने बी भी लगा दिया। अब ये जो आईएनजी थी ये आपकी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए, क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव बनता नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि कंटिन्यूटी भी तो है, फ्यूचर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी को हम छोड़ थोड़ी सकते हैं। तो अब कौन सी ऐसी वर्ब है बी की जिसमें हम आईएनजी लगा सकते हैं? तुम कहोगे सर बी में ही लगा दो, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बी में आईएनजी लगा दिया, तो विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म की नीड भी पूरी हो गई, कंटिन्यूटी के लिए आईएनजी की नीड भी पूरी हो गई, और पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म की नीड भी पूरी हो गई। बट एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई कि हम एक ही सेंटेंस में, अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक ही सेंटेंस में मैं नोट को 2 बार लगा दूं, तो तुम कहोगे सर ये तो गड़बड़ है, 2 बार हम नहीं नहीं तो नहीं बोल सकते, एक ही बार बोला जाएगा, तो तुम कहोगे सर ये तो एरर है। बस यही प्रॉब्लम हो गई कि हमने एक ही सेंटेंस में बी को 2 बार लगा दिया, ठीक है। एक तो फर्स्ट फॉर्म के रूप में, क्योंकि विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी बहुत जरूरी है, हम आईएनजी डायरेक्ट नहीं रख सकते, और एक कंटिन्यूटी की वजह से मैंने आईएनजी में बी लगा दिया, तो 2 एक जैसी चीजें एक साथ आ गई। यही एकमात्र कारण है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव कभी बनता ही नहीं है। दैट सिंपली मीन्स कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का केवल और केवल एक्टिव वॉइस का रूल होता है, पैसिव वॉइस का रूल नहीं होता, ना ये रेगुलर लैंग्वेज में यूज होता है। तो जब किसी टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनता ही नहीं है, तो सिंपली समझो ये एक्टिव पैसिव में या पैसिव से एक्टिव बदलने में तुम्हें देगा ही नहीं एग्जाम्पल में। हाँ, केवल एक्टिव एक्टिव वाला कोई एग्जाम्पल देकर के उससे एरर जरूर पूछ सकता है, वो केवल इधर से होगा, एक्टिव वाले पोर्शन से। तो एक्टिव से पैसिव में बदलना या पैसिव से एक्टिव में बदलना, इसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस ना तो कभी आया है पेपर में और ना आगे कभी आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कवर हो गया। अब आगे मूव करते हैं हम, ठीक है, ध्यान दो। अगला टेंस हमारा कौन सा होगा? कंटिन्यूअस हमारे 3 हो गए, कंटिन्यूअस के बाद 7th 8th और 9th ये होंगे हमारे परफेक्ट टेंसेस। तो परफेक्ट टेंसेस में क्या होगा? 7th 8th और 9th ये टेंस। परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट का क्या है? हैज हैव, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट का क्या होता है? हैड आता है, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फ्यूचर का क्या होता है? विल या शैल आता है, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हैव लगा करके, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। ये हमारे बेसिक रूल्स है, ठीक। तो ये हमारे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन हो गए सिंपल परफेक्ट। अब यहां पर थोड़ी बारीकी है, समझना। मैं कहता हूं कि पैसिव वॉइस क्या मांगती है? पैसिव वॉइस मांगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, मैंने थर्ड फॉर्म लिख दी, यहां पर भी मेरे पास थर्ड फॉर्म ही थी। और परफेक्ट मांगता है हैज हैव हैड, ठीक है, हमने हैज हैव भी लिख दिया, यहां पर भी लिख दिया हैज हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर भी हमने विल शैल के बाद में एक हैज हैव का एक वर्ड यहाँ पर लिख दिया, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। अब सोचो, बहुत बारीकी से सोचो कि अगर मैं हैज हैव के बाद, चूंकि थर्ड फॉर्म रखने के बाद मेरी पैसिव की नीड पूरी हो रही है और परफेक्ट की नीड भी यहाँ पे मेरी पूरी हो रही है, ठीक, तो अगर मैं एक्टिव का रूल और पैसिव का रूल सेम रख दूं, क्योंकि मेरी नीड्स तो सारी पूरी हो गई, रूल्स तो सारे कंप्लीट हो गए, तो अगर मैं सेम रूल रख दूं तो अंतर कैसे करूं? अंतर किस तरह का, ये बात भी समझो। सोचो एक बच्चा आकर के मुझे कहता है कि मुझे बुलाया गया है, दैट मीन्स मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे बुलाया गया है, ये कोई बच्चा आकर के बात कहता है। मैं इधर से आंसर करता हूं कि हाँ मैंने बुलाया है, मैंने बुलाया है। अब इसकी एक छोटी सी चीज समझो, क्या है? मैंने बुलाया है, इसको मुझे इंग्लिश में बोलना है, और एक मुझे बुलाया गया है, इसको उस बच्चे को इंग्लिश में बोलना है, ठीक। तो एक चीज देखो, ये मुझे और मैंने, यहां पर मुझे कार्य नहीं कर रहा है, इसको बुलाने वाला कोई और है, दैट मीन्स ये जो मुझे है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। और ये जो मैंने है, मैंने बुलाया है, यहाँ पर कार्य करने वाला मैं हूं, तो ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस,
और ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस। तो अगर मैं इसको सब्जेक्ट को आई और इसको ऑब्जेक्ट को आई रख देता हूँ, क्योंकि आई तो शुरू में रखना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग में तो यही आता। अब हैव, चुका है, चुकी है, या है, ये है वगैरह, ये सब परफेक्ट की पहचान होती है, तो ये परफेक्ट टेंस है दोनों, है ना। आई हैव कोल्ड, मैंने यहाँ पर ये कहा, हैज हैव के बाद में मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से। और अगर मैं यहाँ पर भी ध्यान से देखो, अगर मैंने एक्टिव वॉइस में भी हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी और मैं पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म लगा दूं हैज हैव के बाद में आई हैव कोल्ड कह दूं, तो मुझे ये बताओ एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या रह गया? कुछ नहीं रहा, लेकिन हमें अंतर तो करना पड़ेगा। तो अंतर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा थर्ड फॉर्म अपनी तरफ से एडजस्ट करेंगे, जो कि कौन सी होती है? बी की थर्ड फॉर्म, एडजस्टमेंट वाली वर्ब मैंने तुम्हें बता रखा है बी होती है। तो बी की थर्ड फॉर्म तुम कहाँ लगाओगे? हैज हैव के बाद एक्स्ट्रा, आई हैव बीन कोल्ड। जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल किया था, रिजल्ट आ गया है ये वाला, इसमें हमने एक एक्स्ट्रा थर्ड फॉर्म लगा दी थी पैसिव के लिए, है ना। एक्टिव वॉइस में तो कोई थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा नहीं थी, एज के बाद सीधा थर्ड फॉर्म था। यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा थर्ड फॉर्म लगाई थी, ये इसीलिए होती है क्योंकि एक्टिव और पैसिव में अंतर करना होता है, और कोई इसका खास रीजन नहीं है, ठीक है। बाकी तो वोकैबुलरी सॉरी लैंग्वेज की फ्लुएंसी है, जैसे जैसे डेवलप हुई हमें वैसे सीखनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तीनों ही जगह पर पैसिव में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थर्ड फॉर्म डालेंगे ताकि हमारा पैसिव का रूल कवर हो, ठीक है। और यहाँ पर भी तब जा करके हमारे ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट के नियम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सेंटेंसेस ऐसे होंगे बिल्कुल कि भाई मुझे बुलाया गया है ना, तो इसकी जगह था भी हो सकता था, मुझे बुलाया गया था तो यहाँ हैज हैव की जगह हैड आ जाता, लास्ट में होगा आ जाता, गया होगा, तो यहाँ पर विल शैल के साथ हैव आ जाता, है ना। एक बात और तुम्हें ध्यान रखनी है, क्या रखनी है ध्यान, मैंने पहले ही बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विल शैल के बाद या किसी भी मॉडल वर्ब के बाद केवल और केवल हैव आना चाहिए। अगर हैज और हैड लगाया तो वो सीधा सीधा एरर होगा, केवल हैव आ सकता है इनके बाद, और ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। विल शैल, या फिर जैसे विल की पास्ट कर दो, मॉडल वर्ब वुड हो जाएगी, तो वुड के साथ तुम्हें क्या लगेगा कि यार यहाँ पर तो क्या कहते हैं, हमने पास्ट है वुड, तो इसके साथ हेड लगा देना चाहिए, तो वो हेड लगा कर दे देता है, आप उसे एरर कर बैठते हैं। नहीं, मॉडल वर्ब अपने प्रेजेंट रूप में हो या अपने पास्ट रूप में हो, विल हो या वुड हो, हमेशा हैव ही लेगी, ये बात ध्यान रखना है, चाहे कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, कुछ भी। चलो अब इसके साथ क्या करना है, इसके साथ देखो यहाँ पर हमारे परफेक्ट टेंस कंप्लीट होते हैं। अब बात आती है टेंस नंबर 10, 11 और 12 की, जो कि हमारे कौन से हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल बताओ जरा, क्या होता है? हैज हैव आता है प्रेजेंट में, इसके साथ बीन आता है, और फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डिटेल्स जाकर के टेंस में देख लेना, सब पता लग जाएगा। पास्ट में क्या करेंगे? हैड आएगा, इसके बाद बीन आएगा, इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक। और फ्यूचर में क्या होगा? विल शैल आएगा, हैज हैव ऐड में से एक कौन सा लगा सकते हैं? केवल हैव लगा सकते हैं। फिर एक थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हैज हैव ऐड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, बीन आ गई, और फिर आएगी आईएनजी। अब सोचो, अब यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है, थोड़ी सी ध्यान से देखना। अगर मैं इस आईएनजी वर्ब को, ये जो आईएनजी है, चूंकि पैसिव मांगता है थर्ड फॉर्म, ये तो तुम सब जान ही चुके होंगे अब तक, तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना होगा? थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तीनों आईएनजी को, प्रेजेंट वाली भी, पास्ट वाली भी और फ्यूचर वाली भी। कर दी, ठीक। इसी के साथ में क्या कर देता हूँ, इसी के साथ में प्रेजेंट में तो हैज या हैव रख देता हूँ, पास्ट में हैड रख देता हूँ, फ्यूचर में विल शैल, और इसके साथ में हैव रख देता हूँ। अब यहाँ बात ध्यान देने वाली है, तुमने इसके साथ में बीन भी रखना है, ये बात भी तुम्हें पता होगी कि इसके साथ थर्ड फॉर्म अवश्य आएगी। यहाँ पर भी हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, और यहाँ पर भी हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। बट द प्रॉब्लम इज कि आईएनजी अभी भी बची हुई है, मुझे आईएनजी जरूर रखनी पड़ेगी कोई ना कोई। तो आईएनजी हम बी में कहाँ लगा सकते हैं? खुद बी में ही लगा सकते हैं। तो मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे बीइंग लगाना होगा, है ना। तो यहाँ पर सारे के सारे रूल्स में मुझे क्या करना होगा? बीइंग एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी। बट तुम देख रहे होंगे कि एक इश्यू क्रिएट हो चुका है, और ये बात तुम लोग समझ भी रहे होंगे कि बी को हमने एक ही सेंटेंस में दो बार लिख दिया, एक तो बीइंग के रूप में लिखा और एक बीइंग के रूप में लिखा। और बात समझ गए होंगे, जैसे हम एक सेंटेंस में नोट दो बार नहीं लिख सकते,
है ना, ऐसे ही हम बी को भी 2 बार एक ही रूप में नहीं लिख सकते। तो नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि ये वाले जो सेंटेंसेस तुम देख रहे हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले, चाहे वो प्रेजेंट वाला हो, चाहे पास्ट वाला हो, चाहे फ्यूचर वाला, इनकी भी पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनाई जाती। दैट मीन्स ये भी एक्टिव और पैसिव में तुमसे कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, ना आज तक पूछे गए हैं, ना पूछे जाएंगे। ये बात खास तुम्हें याद रखनी है। तो चार्ट में जो तुम सेंटेंसेस उतारोगे, कौन कौन से उतारोगे, मैं उनको टिक कर देता हूँ, ध्यान से देखो। चार्ट में तुम्हें एक तो पहले वाला उतारना है, सेकंड उतारना है, थर्ड उतारना है, ये तीनों इंडेफिनिट हो गए। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस नहीं बनता है, दैट मीन्स तुम्हें फोर्थ उतारना है, फिफ्थ उतारना है, सिक्स्थ नहीं उतारना। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये बनता ही नहीं है। देखो एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी है, मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे इस रीजन से कटा हुआ है, ठीक है। तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक्टिव वॉइस में तुम इनको कर चुके हो, चार्ट में क्यों लिखते हो इनको, है ना। अगर हाँ याद करने के लिए लिखना है तो लिख सकते हो, बाकी उतारने लायक जो चीजें हैं इस टेंस में ये केवल ये है, 7th 8th और 9th है, ये उतार सकते हो। जो आपका 10th 11th और 12th टेंस है ये भी आपको नहीं उतारना है, ठीक है। चाहो तो केवल याद रखने के लिए कि भाई हाँ एक्टिव वाला तो टेंस होता ही है, तो हाँ इसके लिए जरूर उतार सकते हो। इसी के साथ साथ तुम्हारे एक्टिव पैसिव के चार्ट का टॉपिक खत्म होता है। इनकी प्रैक्टिस तुम्हें घर से करनी है। अगली क्लास जो होगी उसमें हम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, इम्पोर्टेंट रूल्स करने वाले हैं टेंसेस के, जिनसे आपको एरर पकड़ने में बेहद हेल्प मिलेगी किसी भी पेपर में। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, इंग्लिश कहीं भी हो, चाहे तुम स्पीकिंग सीख रहे हो, चाहे तुम राइटिंग सीख रहे हो, चाहे तुम कोई कंपटीशन क्लियर करना चाहते हो, बेसिक यहीं से उठेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम ऑलमोस्ट टेंसेस में अपने एक्टिव पैसिव के जो चार्ट है यहीं पर लिखते हैं। बट रिमेंबर ये चार्ट अभी फिनिश नहीं हुआ है, तुमने अपनी नोटबुक में से जहां पर भी लिखा, चाहे एंडिंग में, स्टार्टिंग में, चैप्टर के बीच में, कहीं पे भी, इसके बाद का पेज खाली छोड़ देना, पेपर खाली छोड़ देना, क्योंकि ये चार्ट अभी काफी लंबा है, वो इसमें अभी बहुत कुछ है। केवल 20 टेंस ही वो इसके चैप्टर में नहीं होते हैं, टेंस तो इसका एक पार्ट है, बस एक रूल है। और भी कई रूल्स हैं जो हम वो इसके चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी लेक्चर्स काफी होने वाले हैं इसके, बड़ा चैप्टर्स है, पूरी की पूरी ग्रामर का, पूरे के पूरे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का सबसे बड़ा चैप्टर है। लेकिन चैप्टर है नींव, आपकी फाउंडेशन। ध्यान रखना फाउंडेशन कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके बिना आप मकान खड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आगे चलो। और आज के लिए क्लास में इतना ही रखते हैं, और कल की क्लास में टेंसेस के इंपॉर्टेंट रूल्स। फिलहाल के लिए हैव अ गुड डे।